क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि विच रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है जो कि बताता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। द हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर यह हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है एट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एटम प्रेशर पे कोई कंपाउंड एक सी कंपाउंड का एक मोल बन रहा है फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो हम लोग बोलेंगे उसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे मीथेन है ना। तो मीथेन को बनाया जा रहा है कहाँ से? कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है। कार मीथेन का कितना मोल बन रहा है? मीथेन का एक मोल बन रहा है ना। अब यहाँ पे जो कार्बन है वह कार्बन किस फॉर्म में? डायमंड फॉर्म में है। इसी तरीके से दूसरे वाले ऑप्शन में भी मीथेन का एक मोल बन रहा है फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अच्छा, मीथेन का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। बट यहाँ पे देखोगे सी वाले में तो कार्बन मीथेन को बनाया जा रहा है फ्रॉम कार्बन, यानी कार्बन का मतलब कंस्टिट्यूएंट आपका एलिमेंट हो गया। मीथेन का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट तो कार्बन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन को यहाँ पे, हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है वह नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, न कि हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में। यानी यहाँ पे जब हाइड्रोजन एटम लिया गया है तो ये मानना क्या है कि यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि इस मीथेन को बनाया जा रहा है फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जबकि यहाँ पे H2 होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम नहीं। अगर मीथेन के हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हो तो मीथेन को बनाने बनाने में जो हीट इन्वॉल्व होगा फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन प्लस H2, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन को बनाने में जो हीट इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कार्बन कौन सा कार्बन होगा? कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरीन। तो जो सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबल आपका कार, कार इलोट्रॉप होता है वह होता है ग्रेफाइट। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। कार्बन जो होगा वह ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा और H2O क्या बन गया? मीथेन का एक मोल। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका होगा बी वाला ऑप्शन। बी वाला रिएक्शन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला है स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू। अच्छा, एक बात सोचिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है, यानी मोलर स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है तो मुझे किससे बनाना पड़ेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन से, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बनाने में जो हीट इन्वॉल्व होता है फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना। तो CO2 के CO2 का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसका एक मोल, ये क्या है? वो रिप्रेजेंट, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो भी हीट इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंड मोलर इन मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना। अच्छा, यहाँ पे जीरो, क्या जीरो होगा? नहीं, देखो यहाँ पे इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन को जलाया जा रहा है, नहीं कार्बन का क्या हो रहा है? कंबंशन हो रहा है। कंबंशन के दौरान हमेशा क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो जीरो हीट जो आपका इन्वॉल्व होगा वह जीरो तो नहीं होगा। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ गैसेस कार्बन, नहीं, यहाँ पे जो कार्बन है वह सॉलिड फॉर्म में है ना। द सम ऑफ स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड O2
द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट था। तो क्योंकि कार्बन किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है कार्बन का, वह होता है ग्रेफाइट। यानी ये क्या है, आपका कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है, तो ग्रेफाइट को जलाया जा रहा है, तो सही ऑप्शन होगा आपका द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट के एक मोल को जलाने में जो हीट रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक मोल जलाने में जो हीट रिलीज होती है, ग्रेफाइट का एक मोल जलाने पे, एक मोल का कंबशन करवाने पे, ग्रेफाइट का एक मोल कंबशन करवाने पर जो हीट रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबंशन। तो ये जो है ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबंशन ही क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन कैलोरी पर केल्विन इन द इवापोरेशन ऑफ 1 मोल H2O। कितना मोल, 1 मोल H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ फॉर वाटर इज इतना। तो कह रहा है कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन कैलोरी पर केल्विन इन द इवापोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। H2O को क्या करना है मुझे, इवापोरेट करना है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में। द कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन कैलोरी पर केल्विन इन द इवापोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। यानी H2O जो है आपका, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वह कितना मोल है, 1 मोल है। अब 1 मोल वाटर इन लिक्विड फॉर्म, उसको मुझे चेंज करना है वाटर इन वेपर फॉर्म में। और कितने टेम्परेचर पे, 100 टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन फॉर वाटर इज इतना। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कितना है, 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 मोल वाटर को वेपर में चेंज करने पर कितना एंट्रोपी चेंज आएगा, इसी को पूछा जा रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 मोल वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वेपर में चेंज के करने पर कितना एंट्रोपी चेंज आएगा, इसकी इसी की वैल्यू को पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर। यानी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल, किसी भी लिक्विड को, किसी भी 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज करने पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए, वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए कितना हीट जरूरी है, वह है 540, 540 कैलोरी। एंड 1 ग्राम वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना हीट रिक्वायर्ड है, 540 कैलोरी। 1 मोल के लिए बात करते हो तो 1 मोल वाटर इक्वल टू कितना होता है, 18 ग्राम। इन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 मोल, और मोलर मास क्या होता है वाटर का, 18 ग्राम, है ना।
यानी 1 मोल वाटर की बात करते हो तो इसका मतलब हुआ कि 18 ग्राम वाटर की आप बात कर रहे हो। 18 ग्राम वाटर को चेंज करने के लिए वाटर से वेपर में कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, तो 18 मोल 18 ग्राम के लिए दोनों पक्षों में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, 540 × 18। इतना हीट क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा 18 ग्राम वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए, है ना। यानी जो हीट दिया जाएगा वह कितना होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, कितना। एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई टी। एंट्रोपी इक्वल टू होता है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। चेंज इन हीट कितना है, 540 इंटू 18, कितने टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। और ये ऊपर कैलोरी था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हम कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। 540 मल्टीप्लाई बाई 18 और डिवाइड बाई 373, इसकी वैल्यू आ रही है 26.05। एक आएगा कैलोरी पर केल्विन आएगा। क्या आंसर मैच कर रहा है, कहाँ गया, देखो यहाँ पे 26.05 यानी लगभग हम 26 मान सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2, I2 एंड ICl। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Cl2 के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू है 242.3, I2 के लिए है 151, और ICl के लिए कितना है, 211.3, है ना। अब क्या बोल रहा था, किलो जूल में वैल्यू सारी, पर मोल में रिस्पेक्टिवली। दी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन को सब्लिमाइज करने के लिए कितना, दी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 62.8 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल आयोडीन को उसके सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वह कितना है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है 62.8 किलो जूल पर। व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन क्लोराइड गैस नियरली इक्वल टू। तो आयोडीन क्लोराइड, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी आयोडीन क्लोराइड को बनाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, आयोडीन क्लोराइड को बनाने के लिए मुझे आयोडीन और क्लोरीन लेना पड़ेगा, है ना। तो आयोडीन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके आयोडीन क्लोराइड बना रहा है। अब चूंकि चूंकि मुझे क्या पूछ रहा था, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेगा तो आयोडीन क्लोराइड को मुझे कितना मोल रखना है, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल जब मैं बनाऊंगा तभी यह आपका स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हाफ लगाना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन क्लोराइड। अब इसको, इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, डेल्टा एच एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इधर प्रोडक्ट साइड में कौन है, आयोडीन क्लोराइड। तो यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना है, ये होगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड माइनस। अब ये चूंकि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट था आपका, तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपके प्रेजेंट होंगे सारे प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस, रिएक्टेंट के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस कर देंगे। इस नेट रिएक्शन के लिए कितना हीट इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ई ई आई सी एल यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन क्लोराइड माइनस हाफ इसका। अब देखो क्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी ई सी एल एल, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ना, ये हो गया। और प्लस हाफ क्या था आपका आयोडीन का, ई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन, है ना। यहाँ पे आईसीएल यानी आयोडीन क्लोराइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, 211.3 माइनस हाफ। क्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, 242। नहीं, क्लोरीन देखो यहाँ पे एक मोल क्लोरीन गैस को, एक मोल क्लोरीन के लिए बात है ना, यहाँ पे हाफ मोल है, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड कितना है, 243.3 प्लस हाफ इंटू आयोडीन के लिए कितना है, 151। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे जो था वो मिस कर दिया, क्या आप बता सकते हो कि चीज मिस क्या हुई है। हमने क्या देखा कि देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन आप बात करते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन क्लोराइड की अगर आप बात करते हो, तो ये क्या होगा आपका, आयोडीन क्लोराइड को बनाने के लिए आयोडीन क्लोराइड के एक मोल को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी आयोडीन और क्लोरीन से बनाने पर जो हीट इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन क्लोराइड। तो आयोडीन जो यहाँ पे है सॉलिड स्टेट में है, तो इस सॉलिड स्टेट को मुझे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज और आपका ऐड हो जाएगा, सब्लिमेशन हीट। सब्लिमेशन हीट क्योंकि हम तो, ये जो आयोडीन था ना ये सॉलिड फॉर्म में नहीं था, ये जो आपका था आयोडीन एक गैसियस स्टेट में था, एक गैसियस स्टेट में था। पहले आपको ये जो आयोडीन है इसको गैसियस स्टेट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको इस आयोडीन मॉलिक्यूल में जो दोनों आयोडीन एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा द्वारा जुड़े हुए हैं इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये यानी यहाँ पे हाफ सब्लिमेशन एनर्जी भी जुड़ना पड़ेगा। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है भाई आयोडीन की, 151, 151 है, 151 है। चलिए सब्लिमेशन एनर्जी कहाँ पे है, दिया गया है कुछ, दी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अब 62, 62 प्लस हाफ इंटू 62.8, इस तरीके से होगा। तो 211.3 माइनस हाफ, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1215। अब इसका हाफ करोगे, किसका हाफ करना है, 151 का हाफ, तो 7, 5.5, और इसका हाफ करोगे तो 314। अब
इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितना आता है। तो 121.55 प्लस 75.5 प्लस 31.4, ये कितना हो जाएगा? ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 228.45। ये हो गया आपका 211.3। घटाइए तो कितना आएगा घटाने पे? 1128.45, 211.3। यहाँ पे हो गया आपका 5171, नहीं 17.15। 17.15, ये अबाउट लगभग आपकी जो वैल्यू है, तो 17.15 तो नहीं दिया गया है, 16.8 दिया गया है। ऐसा अंतर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक किया होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो लगभग नियरली अबाउट क्या होगा आपका आंसर? 16.8 किलो जूल पर मोल, यानी करेक्ट आंसर होगा सी वाला, 14 का सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन थर्मोडाइनामिक्स, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन थर्मोडायनामिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन, ये कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल, थर्मोडायनामिक्स में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कब कहलाता है? व्हेन सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, गलत है। जब सराउंडिंग सिस्टम में चेंज हो जाए और सिस्टम सराउंडिंग में चेंज हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं? नहीं। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई बाउंड्री ना हो, ये भी गलत है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर बाउंड्री नहीं रहेगी, बाउंड्री तो होगी, अब वो चाहे इमेजिनरी बाउंड्री हो चाहे रियल बाउंड्री हो, बाउंड्री तो होना जरूरी है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, नहीं तो हम फिर सिस्टम को अलग कैसे करेंगे सराउंडिंग से। अगला है द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम, द सिस्टम चेंज इनटू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, यानी स्पॉन्टेनियसली मतलब तत्काल क्या होता है कि सिस्टम जो होता है वह सराउंडिंग में चेंज हो जाता है, ये भी गलत है। यहाँ पे सराउंडिंग जो होता है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है विद सराउंड सिस्टम, है ना। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, ये क्या है आपका सिस्टम है, और बाहर वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, और ये क्या हो गया आपका? बाउंड्री हो गया। तो ये हमेशा जो सिस्टम होगा सराउंडिंग के साथ में क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा हमेशा, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 15 का सी। जब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो हम लोग उस प्रोसेस क्या बोलते हो? बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही आसान है। गिवन कार्बन प्लस O2, यानी कार्बन का कंबसन हो रहा है और क्या बन रहा है? CO2। और इस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी है वह है -x किलो जूल। और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी की जो वैल्यू आ रही है वह कितनी है? -y किलो जूल। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी, चलिए, कार्बन प्लस O2 क्या बन रहा है? CO2। और यहाँ पे क्या है? डेल्टा H की वैल्यू -x। और एक और दूसरा रिएक्शन है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 बन रहा है CO2। और इस समय जो हीट इन्वॉल्व है वह -y।
अब मुझे क्या निकालना है, एंथैल्पी या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब चूंकि इसको एक मोल बनाना है तो यहाँ पे मैं हाफ लगा दूंगा, है ना, इस तरीके से। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यही मुझे कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है, सेकेंड है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे भी टू हो जाएगा, यहाँ पर भी टू हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब इस फर्स्ट में से मैं, ना मैंने गड़बड़ कर दिया, वापिस से मैं इसे करेक्ट करता हूँ। पहले क्या दिया गया था उसको देखते हैं। पहले दिया गया था कार्बन प्लस O2 बन रहा है CO2, और डेल्टा एच की वैल्यू है -x, है ना, यही था, यही था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू, या तो मैंने सही था, यहाँ से अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे तो, यहाँ पे तो -2x हो जाएगा, है ना। अब क्या होने वाला है, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं तो माइनस और एक प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से दो CO2 से दो CO2 कट गया, ये 2C +2O2 -2CO -O2, और इधर कुछ भी नहीं बचा, है ना। और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, -2x, और एक प्लस हो चुका था, +y। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये माइनस है, इस वाले पूरे को अगर मैं कहूँ, अच्छा, 2C 2O2 में से एक O2 गया, कितना बचा, 1O2 -2CO, इधर कुछ भी नहीं है, इधर डेल्टा एच इक्वल टू -2x + y। अब इसको मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो हमारा हो जाएगा 2C + O2, और इधर क्या हो गया, 2CO, है ना। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आई -2x + y। अब मैं दोनों पक्षों में दो से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, एक हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये डेल्टा एच की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, है ना। और यही मुझे निकालना था, तो आंसर आएगा -2x + y/2, यानी y -2x/2। तो आंसर होगा y -2x/2, यही निकालना था मुझे, है ना। इक्वेशन ऑलरेडी आपका बन चुका है यहाँ पे। करेक्ट आंसर होगा आपका 16 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन होता है ना, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है। वर्क इज ए पाथ फंक्शन, यानी वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क तो आपका स्टेट फंक्शन नहीं होता है, वर्क मतलब हो गया W = -P डेल्टा V। ये जो होता है आपका एक क्वांटिटी वर्क,
स्टेट फंक्शन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। दी टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, करेक्ट। टेम्परेचर क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। चेंज इन स्टेट इज completely defined when initial and final state are specified, है ना। चेंज इन स्टेट, किसी भी स्टेट में कितना चेंजिंग आई उसको हम लोग completely डिफाइन तब करते हैं जब हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है पता होता है, यानी ये भी ट्रू है। वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, ये भी ट्रू है। यानी सही आंसर होगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट होगा ए वाला, यानी करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड isothermally from an initial volume of 1 liter to 10 liter. The delta U for this process is, है ना। क्या कह रहा है कि कोई क्या है, 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कोई 1 मोल आइडियल गैस है, और इस 1 मोल आइडियल गैस को एक्सपेंड कराया जा रहा है 300 केल्विन पे आइसोथर्मली, यानी इस 1 मोल आइडियल गैस के एक्सपेंशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है वह क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। और जब यह एक्सपेंड करता है तो जो इनिशियल वॉल्यूम था वह कितना था, 1 लीटर। और यह जब एक्सपेंशन के बाद में जो वॉल्यूम हुआ वह कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी इस प्रोसेस के लिए पूछा जा रहा है ना। तो आइसोथर्मली तो बात कर दिया, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब हो गया कि आपका डेल्टा टी इक्वल टू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अब चूंकि आइडियल गैस की बात कर रहा है, एक चीज जानो, आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वह किसका फंक्शन होता है, वनली टेम्परेचर का। यानी किसी भी आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वह केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तब तक उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे तो प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होता, अब टेम्परेचर नहीं चेंज होता तो इंटरनल एनर्जी भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। करेक्ट आंसर होगा 18 का बी वाला। अगर यहीं पे आइडियल गैस के जगह पे रियल गैस की बात किया होता तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती एक्सपेंशन के दौरान, बट आइडियल गैस की बात किया था। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वह केवल और केवल क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और इसको हम लोग सेकंड थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया गया है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच एफ फॉर द प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन यह किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच एफ नॉट। यानी किस इक्वेशन के केस में स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट।
यहाँ पे देखो N2+O3 क्या बन रहा है, N2O3। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को बनाने के लिए, अगर आप इस कंपाउंड का, अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तो इस कंपाउंड के हीट ऑफ फॉर्मेशन को निकालने के लिए इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, और इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के गैस पे क्या लिया गया है, ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के तौर पे ओजोन को लिया गया है। जबकि ओजोन जो होता है, यहाँ पे O2 होना चाहिए, जबकि क्या लिया है, ओजोन लिया है। तो ये आपका ओजोन कोई आपका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं होता है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये जो रिएक्शन है, यह आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे होना चाहिए था O2, N2+O2 तब बनता। अगर डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तब हम लोग मान लेते कि दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। चलिए, अगला मीथेन प्लस क्लोरीन आपका क्या बन रहा है, CH2Cl2+2HCl। तो इसमें भी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। तो ये भी रिएक्शन आपका गलत हो गया। गलत होने का मतलब, ये रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा है। अगला है आपका जेनॉन प्लस फ्लोरीन क्या बना, जेनान ट्राई टेट्राफ्लोराइड, है ना। तो इस रिएक्शन को अगर देखोगे तो जेनॉन आपका है गैसेस स्टेट में, क्लोरीन है आपका गैसेस स्टेट में, और यहाँ पे क्या बन रहा है, जेनान टेट्राफ्लोराइड। तो जेनान टेट्राफ्लोराइड को बना के जेनान टेट्राफ्लोराइड के एक मोल को बनाने के लिए अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, जेनान को लेना पड़ेगा और फ्लोरीन। तो जेनान टेट्राफ्लोराइड के हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हो, तो जेनान टेट्राफ्लोराइड के एक मोल को बनाने में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी जेनान एंड फ्लोरीन, जो हीट इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब चूंकि तो जेना यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को लेकर के ऑफ जेनान टेट्राफ्लोराइड। और इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगा वह किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेनान टेट्राफ्लोराइड। यानी ये है आपका करेक्ट आंसर। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए पहली नंबर तो 2 मोल बनाया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए यहाँ पे लेना चाहिए था कार्बन, जबकि लिया क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन लेना चाहिए था, जबकि लिया क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसी से भी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को बना देंगे, हम इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन से हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं। ये भी आपका काम गलत हो गया। यानी जो सी वाला केमिकल इक्वेशन है, यह रिप्रेजेंट इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वह इक्वल होगा हीट ऑफ रिएक्शन के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। इस रिएक्शन के लिए चेंज इन इंट्रोपी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी वह जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। किस रिएक्शन के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल करके क्या बना रहा है,
दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो ये जो गैस था, ये गैस इस सॉलिड के साथ में जब रिएक्ट कर रहा है तो एक क्या बन रहा है, सॉलिड, है ना। तो चूंकि सॉलिड की एंट्रोपी अगर आप बात करते हैं और गैस की एंट्रोपी की बात करते हैं, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है और सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ज्यादा एंट्रोपी वाला मटेरियल था वह लेस एंट्रोपी वाले मटेरियल में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज आएगी वह घट घट जाएगी, है ना। पहले एंट्रोपी ज्यादा था, बाद में एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। यहाँ पे देखोगे तो सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। तो जब सोडियम क्लोराइड इन एक्वस स्टेट था, जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व था, तो उस समय इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। यानी ज्यादा एंट्रोपी वाला जो सोडियम क्लोराइड था वह लेस एंट्रोपी वाले सोडियम क्लोराइड में चेंज हो गया। यानी यहाँ पर जो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आएगी वह निगेटिव में आएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और सेम तरीके से यहाँ पे है सॉलिड, सोडियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में था, वह टूट गया, इसमें वह टूट गया सोडियम आयन में और नाइट्रेट आयन में, है ना। सोडियम आयन में और नाइट्रेट आयन में टूट गया। सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन में टूट चुका है आपका कौन, यह सोडियम नाइट्रेट। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में था सोडियम नाइट्रेट, जब यह सॉलिड स्टेट में था सोडियम नाइट्रेट, तो इसकी एंट्रोपी क्या थी, कम थी, है ना। अब यह आपका टूट गया यहाँ पे सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन में। सोडियम आयन जब वाटर के अंदर रहेगा तो मूव कर सकता है इधर उधर, है ना। यानी जब ये सोडियम नाइट्रेट आपका डिसोसिएट हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा इन एक्वस सोल्यूशन, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या ज्यादा है इन कंपेयर टू रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आएगी वह पॉजिटिव में आएगी, यानी ग्रेटर देन जीरो। तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला। और यहाँ पे देखो N2 + H2 बन रहा है क्या, 2NH3। तो यहाँ पे कितना मोल आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 2 - 1 + 3। डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, द टोटल चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसेस स्टेट। पूरे रिएक्शन के दौरान कितना मोल चेंज हुआ आपका रिएक्टेंट और गैसीय प्रोडक्ट जो कि गैसेस स्टेट में था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस विच आर इन गैसेस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर इन गैसेस स्टेट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं जो कि गैसेस स्टेट में है, तो ये दो, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं जो कि गैसेस स्टेट में है, एक एंड तीन। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 आएगी। यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, घट रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स घटने से क्या होगा, एंट्रोपी भी, एंट्रोपी की वैल्यू घट जाती है। करेक्ट आंसर ओवरऑल यहाँ से चार ऑप्शन से निकल के आया सी वाला, क्योंकि सॉलिड वाला जो था वह डिसोसिएट हो जा रहा था। सॉलिड सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉलिड स्टेट में था वह आयोनाइज होकर के सोडियम आयन दे रहा है और नाइट्रेट आयन, है ना। पहले सोडियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में होने की वजह से सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन मूव नहीं कर पा रहे थे। बाद में ये सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन मूव करने लगे वाटर के अंदर, एक्वस एक्वस सोल्यूशन में। अब जब ये मूव करने लगेंगे इनके अंदर मोशन आ जाएगा, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी।
यानी करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी।